हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान और विज्ञान में चैप्टर 4 है हमारा प्रतिरक्षा और रक्त समूह। इसका फर्स्ट पार्ट हमने अच्छे से पढ़ लिया है। आपने नहीं पढ़ा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप फर्स्ट पार्ट को भी पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में हम पार्ट सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे RH कारक। अब जो RH फैक्टर होता है वो क्या होता है कि RH कारक रिसस करीब 417 एमिनो अम्लों का एक प्रोटीन होता है, जिसकी खोज मकाका रिसस नाम के बंदर में की गई थी। यह आपको ध्यान रखना है कि RH रिसस कारक है वो करीब 417 एमिनो अम्लों का एक प्रोटीन होता है, जिसकी खोज मकाका रिसस नाम के बंदर में की गई थी। तो RH फैक्टर है, RH कारक है, उसकी जो खोज है वो किस बंदर में की गई थी? तो मकाका रिसस नाम के एक बंदर में की गई थी। और यह प्रोटीन मानव की रक्त कणिकाओं की सतह पर भी पाई जाती है। जो प्रोटीन होती है वो मानव की जो रक्त कणिकाएं हैं उनकी सतह पर भी पाई जाती है। और मानव में 5 प्रकार के RH कारक पाए जाते हैं। तो मानव में कितने प्रकार के RH कारक पाए जाते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? RH-D है, RH-E है, RH-E है, RH-C है और RH-C है, यानी कैपिटल और स्मॉल। और विश्व में करीब 85% मानव आबादी RH धनात्मक होती है और बाकी की जो 15% RH वो ऋणात्मक लोगों की होती है। यानी विश्व में करीब 85% जो मानव आबादी है उसका RH धनात्मक होता है और बाकी जो शेष 15% वो है RH ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। और सभी RH कारकों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है? कौन सा RH कारक है? RH-D। ओके, ध्यान रखना है कि सभी RH कारकों में RH-D सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सर्वाधिक प्रतिरक्षाजनी है। तो सर्वाधिक प्रतिरक्षाजनी कारक कौन सा है? RH-D, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और उसके बाद में है रक्तदान के समय न केवल रक्त समूह का वरन RH कारक का मिलान भी क्या है? आवश्यक है। यानी रक्तदान करते समय न केवल रक्त समूह का मिलान किया जाता है बल्कि RH कारक है उसका मिलान करना भी अति आवश्यक है। और RH बेंजोड़ता के कारण ही रक्तदान के समय रक्त लवणता का भय रहता है और गर्भ रक्ताणु कोरकता का यही कारण है। तो गर्भ रक्ताणु जो कोरकता होती है उसका क्या कारण है, उसका क्या रीज़न है? तो RH बेंजोड़ता के कारण जो रक्तदान है उसके समय रक्त लवणता का भय रहता है, डर रहता है, और यही कारण है गर्भ रक्ताणु कोरकता का। उसके बाद में है रक्तदान। तो रक्तदान क्या होता है और इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो सभी हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रक्तदान की। तो सर्वप्रथम रक्तदान 15 जून 1667 को फ्रांस के चिकित्सक डॉक्टर जीन बेपिटस्ट डेनिस द्वारा संपादित किया गया। ओके, तो सर्वप्रथम रक्तदान है उसकी खोज 15 जून 1667 को फ्रांस के चिकित्सक डॉक्टर जीन बेपिटस्ट डेनिस के द्वारा संपादित किया गया। और रक्तदान की प्रक्रिया एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे किसी चिकित्सक के निरीक्षण में किया जाता है और इसमें रक्त विशेष प्रकार की निर्जरीकृत थक्कारोधी युक्त थैलियों में संग्रहण और फिर आदान किया जाता है। अब रक्तदान के द्वारा कई गंभीर बीमारियों से भी बचा जा सकता है। अब जो गंभीर बीमारियां हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
अब रक्तदान की आवश्यकता, अब जो रक्तदान है उसकी आवश्यकता क्यों है, तो उनके जो पॉइंट है वो हम बात करेंगे उन पॉइंट पर। तो पहला पॉइंट क्या है, चोट लगने या अत्यधिक रक्तस्राव होने पर रक्तदान की आवश्यकता है। यानी जो ब्लड डोनेट होता है उसकी क्या आवश्यकता है डोनेट करने के लिए, तो चोट लगने या अत्यधिक रक्तस्राव होने पर। दूसरा कारण क्या है, शरीर में गंभीर रक्तहीनता होने पर, शरीर के अंदर ज़्यादा रक्तहीनता होने पर। तीसरा क्या है, शल्य चिकित्सा के दौरान, तो शल्य चिकित्सा के दौरान भी रक्तदान की आवश्यकता होती है। और उसके बाद में लास्ट आपके हीमोफीलिया के रोगियों को, जो हीमोफीलिया के जो रोगी हैं, जो हीमोफीलिया से ग्रसित हैं, उन रोगियों को रक्तदान की ज़्यादा आवश्यकता होती है। उसके बाद में है रक्तदान की प्रक्रिया। तो रक्तदान की जो प्रक्रिया है वो 2 चरणों में संपादित की जाती है। अब कौन कौन से प्रकार हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो रक्तदान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे निम्न प्रकार से संपादित किया जाता है। पहला क्या है, रक्त संग्रहण, और दूसरा क्या है, आदान। तो सबसे पहले हम बात किस पर करेंगे, रक्त संग्रहण पर, यानी रक्त संग्रहण क्या होता है। तो पहला पॉइंट क्या है इसमें, रक्त संग्रहण प्रक्रिया से पूर्व दाता के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। यानी जो रक्त संग्रहण प्रक्रिया है उसे पूर्वदाता के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। उसके बाद में है स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात उपयुक्त क्षमता वाली प्रवेशनी के माध्यम से विशेष प्रकार की निर्जमीकृत थक्कारोंदी युक्त थैलियों में दाता से रक्त का संग्रहण किया जाता है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि जो संग्रहित रक्त है उसका प्रशिक्षित भंडारण किया जाता है, और इसमें रक्त में जीवाणु वृद्धि को रोका तथा कोशिकीय चयापचय को धीमा किया जाता है। उसके बाद में जो दूसरा जो चरण है, दूसरा जो प्रकार है वो है आदान। और आदान 2 प्रकार का होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। तो आदान से पूर्व मरीज के रक्त का दाता के रक्त से मिलान किया जाता है, और इस प्रक्रिया के बाद ही आदान संपादित किया जाता है। और सेकंड पॉइंट है, संग्रहित रक्त को आदान प्रक्रिया शुरू करने से केवल 30 मिनट पूर्व ही भंडारण क्षेत्र से बाहर लाया जाता है। और तीसरा पॉइंट है, रक्त केवल अंतशिरात्मक रूप से दिया जाता है। यानी जो ब्लड होता है वो केवल अंतशिरात्मक रूप से ही दिया जाता है, और यह करीब 4 घंटों तक चलने वाली प्रक्रिया है जो प्रवेशनी के माध्यम से संपादित की जाती है। चौथा पॉइंट है, रोगी में आदान संबंधित प्रतिक्रियाओं जैसे ज्वर, ठंड लगना, दर्द, साइनोसिस आदि को रोकने हेतु चिकित्सक द्वारा क्या दी जाती हैं, औषधियाँ दी जाती है। अब है स्रोत के आधार पर रक्तदान के प्रकार। तो स्रोत के आधार पर रक्तदान कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है समजात आदान और एक होता है समजीवी आदान। तो ये दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। दोनों में से आपको एक मिल सकता है या दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है एग्जाम में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो समजात आदान के बारे में हम बात करें कि समजात आदान क्या होता है। तो ऐसा आदान जिसमें अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है। यानी एक ऐसा आदान जिसमें अन्य व्यक्ति, कोई भी दूसरा व्यक्ति है और उसका संग्रहित रक्त हम काम में लें तो उसे हम क्या कहेंगे, समजात आदान। और दूसरा है समजीवी आदान, ऐसा आदान जिसमें व्यक्ति का स्वयं का यानी खुद का संग्रहित रक्त ही काम में लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, समजीवी आदान। उसके बाद में है रक्तदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। यानी रक्तदान करते समय कौन कौन सी सावधानियां हैं जिन्हें हमें उपयोग में लेना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए। तो पहली सावधानी क्या है, दाता व रोगी के रक्त में ABO प्रतिजन का मिलान। ओके, यानी जो पहला पॉइंट है वो है दाता व रोगी के रक्त में ABO प्रतिजन का मिलान। सेकंड पॉइंट है दाता के रक्त में रोगकारक या हानिकारक तत्वों के ना होने की जांच करना। तीसरा पॉइंट है दोनों के रक्त में RH कारक का मिलान। और चौथा पॉइंट है किसी भी स्थिति में संग्रहित रक्त को संदूषण से बचाना। और पांचवा पॉइंट है संग्रहण
तथा आदान आवश्यक रूप से चिकित्सक की उपस्थिति में करवाना। ये सब क्या है, रक्तदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। अब है रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व है, यानी जो रुधिर वर्ग है, ब्लड ग्रुप है, उसका क्या आनुवंशिक महत्व होता है। तो रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता के कई अनुप्रयोग हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से पैतृकता संबंधी विवादों को हल करने में और सफल रक्तदान कराने में और नवजात शिशुओं में रुधिर लयनता और आनुवंशिक रोग जैसे हीमोफीलिया आदि का इलाज करने में उपयोग किया जाता है। मनुष्यों के रुधिर में कई प्रकार पाए जाते हैं, जिन्हें ए, बी और रुधिर तंत्र के नाम से संबोधित किया जाता है। और रुधिर वर्ग का नियंत्रण तीन विकल्पियों के आपसी तालमेल पर निर्भर करता है, और ये तीनों विकल्पी एक ही जीन के क्या होते हैं, भाग होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आपका अंगदान और देहदान। अब अंगदान क्या होता है, जैसे अंगदान करते हैं और देहदान करते हैं। तो भारत सरकार हर वर्ष 13 अगस्त का दिन अंगदान दिवस के रूप में मनाती है। अंगदान दिवस है वो 13 अगस्त को मनाया जाता है, और एक निष्प्राण देह से करीब 50 जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सकती है। बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक का बुजुर्ग भी अंगदान या देहदान करने में सक्षम है। और भारत में अंगदान करने वालों की संख्या प्रति 10 लाख व्यक्तियों में 0.8 है, जबकि विकसित देशों में यह 10 से कितनी है, 30। और समाज में कई प्रतिष्ठित व्यक्ति इस कुलीन कृत्य के लिए आगे आए हैं। अब कौन कौन है, जिनमें साहित्यकार डॉक्टर विष्णु प्रभाकर, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु, प्रख्यात समाजसेवी श्री नाना देशमुख और साध्वी ऋतंभरा और क्रिकेटर गौतम गंभीर, ये सब शामिल हैं किसमें, अंगदान करने में। ओके, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।